नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन को चलिए आगे बढ़ाते हैं और बात आज करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के बाद रशिया और यूक्रेन की। बात सामने आ रही है कि बीच इन दोनों देशों के 3 दिनों का अस्थायी सीज फायर आज से लागू दर्शकों हो गया है। इस दौरान दोनों देश 1000 युद्ध बंदियों की अदला बदली भी करेगा। और वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह संकेत दे दिया है कि युद्ध अब समाप्त होने की कगार पर है। रूस हर साल 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की याद में विक्ट्री डे मनाता है। जी हां, अब ट्रंप ने लगातार इस बात पर यह साफ कहा कि युद्ध विराम रूस के विक्ट्री डे समारोह के दौरान लागू रहेगा। पिछले 4 वर्षों से जारी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। इन 4 वर्षों में फरवरी 2026 तक रशिया ने यूक्रेन के लगभग 19% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर ट्रंप ने दावा कर दिया कि यह पहल उन्होंने सीधे तौर पर की थी और रशिया के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस पर सहमति जता दी है। अब ट्रंप ने क्या उम्मीद जताई? युद्ध समाप्त कराने की लेकर बातचीत लगातार जारी है और दोनों देशों के बीच में समझौते की संभावना पहले से ज्यादा बढ़ती दिख रही है। 9 मई को रशिया के विजय दिवस के दौरान सीज फायर रहेगा और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी युद्ध खत्म करने पर सकारात्मक सोच रखते हुए कहा कि युद्ध विराम से राहत मिलेगा, लेकिन यह कोई अंतिम शांति समझौता नहीं है। तो दोनों देशों के बीच 3 दिन का ये जो सीज फायर है, इस पर यहां बता दें आपको, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया कि ये कोई अंतिम शांति समझौता नहीं है। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने जो अब से सबसे लास्ट शब्द है ये कहकर एक बार फिर से महत्वपूर्ण यहां पर रोचक तथ्य को जोड़ दिया है कि क्या दोनों देशों के बीच में 4 यहां पर साल से लगातार ये जो युद्ध चल रहा है उस पर अब क्या समाधान आगे निकलने को लेगा। ये इस बाबत आज हम विशेष मेहमानों से चर्चा भी करेंगे कुछ ही समय पर, लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। Somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Do you agree with that, Pete? I don't think there's anything, Mr. General. I think there's nothing boring about it. Somebody actually said from the media, I think he'll get bored after about a week or two. No, we don't get bored. I never get bored. If I got bored, I wouldn't be standing here right now. I guarantee you that. To go through what I had to go through. Что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю. Слава ветеранам. Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура! I'm looking at it up here. Yeah, I'll let you know about it later. But Last night you said we might be better off not making a deal with Iran. well, I wouldn't have to. I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. तो राष्ट्रपति पुतिन को भी आपने सुन लिया और ट्रंप को भी सुन लिया। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ अहम जानकारी कि दोनों देशों के बीच में ये जो युद्ध विराम हुआ है इसकी पूरी जानकारी क्या है, एक बार हम मिनट टू मिनट समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है 3 दिनों के लिए सीज फायर हुआ है। एक तरफ आपको जेलेंस्की नजर आ रहे हैं, एक तरफ पुतिन नजर आ रहे हैं। तो रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम जो है वो फिलहाल हो चुका है, लेकिन कितना अस्थायी है देखने वाली बात होगी। 9 मई से 11 मई तक सीज फायर, जी हाँ, और आज 10 मई है, यानी कल तक यहाँ पर सीज फायर का जो तारीख है ये दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी आपको मैं बताना चाहूंगी। रशिया यूक्रेन के बीच देखिए 4 साल से युद्ध चल रहा है। रूस के विक्ट्री डे पर रहेगा सीज फायर। यहां पर रशिया ने अपने विक्ट्री डे को याद किया है, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध की यहां पर समाप्ति के बाद जिस तरीके से अपना विक्ट्री डे रशिया हमेशा से मनाता है, तो उस पर इन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया। 1000 युद्ध बंदियों की होगी अदला बदली। जी हां, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, 1000 युद्ध बंदियों की जो है वो अदला बदली यहां पर होती नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी। चलिए, यहां पर 3 दिनों के लिए सीज फायर हुआ है। अब दोनों देशों के नेताओं को आपने सुन लिया। अभी हमने आपको सुनाया एक तरफ यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं, वही मध्यस्थता कराने वाले यहां पर एक बार फिर से अपने आप को एक महान नेता हमेशा से बताते रहते हैं, और एक तरफ हमने सुना कि पुतिन ने ऐलान कर दिया कि 3 दिनों के लिए सीज फायर के लिए जेलेंस्की भी सहमत है। सबसे बड़ी बात है यूक्रेन की मध्यस्थता। जी हां, यूक्रेन में यहां पर सामने आया है कि सीज फायर के लिए जेलेंस्की भी जो है वो सहमत हो चुके हैं। दोनों देश युद्ध खत्म करने के फिलहाल कगार पर दर्शकों आ चुके हैं। जी हां, दोनों
देश समझौते की ओर धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहे हैं और पुतिन भी युद्ध खत्म करने की सोच रहे हैं। देखिए, नुकसान तो दोनों देशों का हो रहा है। ज्यादा नुकसान यूक्रेन का हुआ, इसके बावजूद भी यूक्रेन अडिग रहा, ठीक ईरान की तरह। 4 साल के युद्ध में क्या क्या हुआ, अब आपको बताने की ये बारी आ गई है अगले ग्राफिक्स के माध्यम से कि 4 साल में क्या क्या हुआ है। पहले तो हमने आपको बता दिया कि दोनों देशों के बीच में 11 मई तक के लिए, जी हाँ, सीज फायर का ऐलान हो चुका है और इसमें मध्यस्थता कराने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सामने आए गए। अब वैश्विक छवि को अपने मजबूत करना चाहते हैं। एक तरफ वो ईरान के साथ युद्ध में है, एक तरफ बात की जाए तो यहां पर जिस तरीके से ईरान के साथ वो लगातार युद्ध में है। एक बार आपको बताते हैं ट्रंप का बड़ा दावा क्या है, सीज फायर के लिए पुतिन को मनाया। जी हाँ, एक तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं और एक तरफ रशिया यूक्रेन में मध्यस्थता कराने वाले कौन है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब। रूस की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है। 4 साल के युद्ध में देखिए क्या क्या हुआ है, ये एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी। रशिया की सैन्य ताकत जो है वो यहाँ पर रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का असर देखने को मिला है। जी हाँ, रूस पर जो है आर्थिक प्रतिबंधों का गहरा असर होता नजर आया। आगे बढ़ते हैं, संसाधन संकट हुआ सामने, दोनों देशों के लिए संसाधन संकट हुआ। रूस की वैश्विक छवि को नुकसान हुआ है। 4 साल से आप सोचिए युद्ध में जिस तरीके से यहां पर रशिया था यूक्रेन के साथ, तो जाहिर सी बात है वैश्विक छवि को नुकसान होता नजर आया। आगे बढ़ते हैं, रूस में भारी मानव संसाधन संकट। जी हां, भारी मानव संसाधन संकट यहां रशिया को झेलना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि अगर ताकतवर देश सामने है तो ताकतवर देशों का नुकसान नहीं होता है। आप ठीक देखिए, अमेरिका का नुकसान ईरान के साथ हो रहा है। अब यहीं पे सेम जो हालत है, ये यहां पर स्थिति जो है वो रूस की भी होती नजर आई। यूक्रेन के शहरों का विनाश हुआ, सबसे ज्यादा विनाश हुआ है यूक्रेन का। यूक्रेन के बड़े पैमाने पर दर्शकों, वहां के नागरिकों ने पलायन कर लिया, देश ही छोड़कर चले गए। अब भाई क्या करेंगे, 4 साल से लगातार युद्ध को झेल रहे हैं, मौतें हो रही हैं, आंकड़ा बढ़ रहा है, तो कोई भी वहां पर देश के जो नागरिक हैं वो पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। ये जाहिर सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यूक्रेन के ऊर्जा और उद्योग क्षेत्र दर्शकों तबाह होते नजर आए। जाहिर सी बात है, 4 साल के अंतराल में ऊर्जा और यहां उद्योग जो स्तर पर है, बहुत बड़ा गंभीर नुकसान पहुंचा यूक्रेन को। तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट हुआ, रूस की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ। पहले हमने आपको बता दिया, रूस की यहां पर सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ और ऊर्जा संकट, उद्योग संकट हुआ। इसके साथ ही चलिए कुछ और जानकारी आपको देंगे। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि आज मेरे साथ खास मेहमान आज जुड़ने वाले हैं और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो सीज फायर का ऐलान हुआ है, इसको लेकर हम चर्चा विशेष करने वाले हैं। और मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, 3 खास मेहमान हैं। एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता सर जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर। ग्रुप कैप्टन जुड़ चुके हैं और इसके साथ मेजर जनरल साहब जुड़ चुके हैं, ध्रुव कटोच सर वो भी जुड़ चुके हैं और मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, श्रुति दास गुप्ता जी। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहला रुख मैं आपका करना चाहूंगी सर, गौरी शंकर सर, ये बताइए, ये जो दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ है, अब पुतिन साहब ने लास्ट में ये बयान देकर देखिए तहलका मचा दी कि अस्थायी नहीं कह सकते हैं। आपका मैं विश्लेषण चाहूंगी कि क्या हम ये सोचे कि 4 साल का संघर्ष जो है विराम की स्थिति में पहुंच रहा है? व्हाट्स योर टेक सर? Good afternoon to everybody. देखिए दोनों देशों में 4 साल सर मैं आपके पास लौटना चाहूंगी, आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है, प्लीज अपने डिवाइस को चेक कीजिए। और तब तक मैं रुक करना चाहूंगी, श्रुतिदास गुप्ता जी भी विदेश मामलों की जानकार है। श्रुतिदास जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कैसे देख रही है, देखिए हम लगातार इंडिया न्यूज पर इस बाबत चर्चा आपसे कर रहे थे, और क्या होगा रशिया यूक्रेन का, आपको क्या लग रहा है, स्थिति कैसी नजर आ रही है दोनों देशों की? देखिए, पहले तो ट्रंप डिक्लेरेशन करना जरूर पसंद करते हैं, पर इससे पहले, उनकी डिक्लेरेशन से पहले ही यूनिलैटरली रशिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि 2 दिन के 9 से लेकर 11 तक वो सीज फायर रखेंगे, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक मेमोरियल डे जो है वो मना रहे थे अपना, और ये जर्मनी भी मनाता है। तो इन्होंने पहले यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया था। फिर ट्रंप ने अपना जो भी उनको इन्फॉर्मेशन आई उसके हिसाब से ट्वीट किया, क्योंकि उनको वॉर को रुकवाने का या सीज फायर करवाने का उनको श्रेय लेने का शौक है, तो ये श्रेय भी वो लेने के लिए इसलिए उन्होंने अपनी जो ट्वीट्स हैं वो निकाल दिए। और जेलेंस्की ने भी उसके बाद इसको हामी दी कि हाँ भाई सीज फायर है उस समय के लिए। लेकिन ये बात भी सही है कि रशिया जो है उसकी कॉन्वर्सेशन में पुतिन ने कहा है कि अब उन्हें इस युद्ध का अंत होता नजर आ रहा है। तो इसके अंदर हमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों पक्षों का इतना नुकसान हो चुका है, या
रशिया को जितनी आगे पहल करनी थी डोनेस्क एरिया को लेके, जो उसको सिक्योरिटी गारंटीज, लुहांस और डोनेस्क एरिया को लेकर जो सिक्योरिटी गारंटीज यूएस और यूरोप से चाहिए थी, वो शायद ट्रंप उनको प्रॉमिस करने को तैयार होते नजर आ रहे हैं और उनकी डिमांड्स को बैक करते नजर आ रहे हैं। मैं ये इसीलिए बड़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से कह रही हूँ क्योंकि अगर आपने वेनेजुएला और ईरान दोनों के युद्ध में देखा होगा, या और क्यूबा वाला मुद्दा भी अगर आपने देखा होगा, तो रशिया का रिस्पॉन्स इन तीनों इंटरनेशनल मुद्दों के अंदर बहुत ही म्यूटेड रहा है। उन्होंने बढ़ चढ़कर रिस्पॉन्स नहीं दिया है अमेरिकन एग्रेशन को, जबकि हम एज स्टूडेंट्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स हम हमेशा यही कहते हैं कि क्यूबा एक बहुत इंपॉर्टेंट था। आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाला अगर आप याद करें, तब से लेकर अब तक क्यूबा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, एक पॉइंट। वेनेजुएला उनके लिए इंपॉर्टेंट रहा है, एक पॉइंट। और ईरान का चाइना और रशिया दोनों सपोर्ट दिया करते हैं। अभी कुछ हाल फिलहाल दिन पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वहां जाके मिल के भी आए हैं। लेकिन इन तीनों पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही थी दुनिया में, जहां पे अमेरिका आगे था, वहां पे रशिया ने अपना रिस्पांस थोड़ा म्यूटेड रखा है। और जब अलास्का में इनकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि शायद कुछ लेन देन एक फेवर्स के तौर पे हुई होगी, क्योंकि उसके बाद से हमेशा से जेलेंस्की को सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन सिर्फ बेच के मिल रहा है। मतलब यूनिलैटरल नहीं है कि भाई एज अ एड या एज अ ग्रांट या लोन मिल रहा हो। उनको खरीदना पड़ रहा है जो भी खरीदना पड़ रहा है यूएसए से। यूरोप के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है, और साथ में यूक्रेन के अंदर जो रशियन पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है यूएसए की तरफ से। तो ये लेन देन शायद हुआ होगा इन दो पावर्स के बीच में कि आप हमारे युद्धों में थोड़ा कम बोलिए तो हम आपके युद्ध में आपकी तरफ से ज्यादा बोलेंगे। तो ये और आज अब जो रीसेंट स्टेटमेंट्स पुतिन की तरफ से आती नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि शायद यूक्रेन अब इस स्थिति में आके खड़ा हो गया है इकोनॉमिकली, क्योंकि आपने अपनी रिपोर्ट में भी कवर किया कि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो काफी डैमेज हुआ है, उनकी इकोनॉमी काफी डैमेज हुई है। तो ये सब चलते चलते यूक्रेन एक ऐसे फ्रजाइल पोजीशन में आ रखा है कि वो उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स ऑफ मैन पावर भी चाहिए, बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स ऑफ लोन और एड भी चाहिए, तब वो जाके दोबारा अपने पैर पे खड़ा हो पाएगा। तो ये एक मेक और ब्रेक मोमेंट आ रहा है यूक्रेन के लिए। अगर वो ये नहीं कर पाया तो शायद अगले 100-150 साल के तक, चाहे यूरोप उनको सपोर्ट करने के लिए क्यों ना खड़े हो आगे, वो उनके एक वैसल स्टेट की तरह ही होके रह जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में हम सुने कि ये युद्ध भी एक खत्म हुआ, उस पर विराम लगा, और डोनेट्स्क लुहांस्क का जो एरिया है उसके ऊपर शायद एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाए, व्हिच विल बी लीनिंग टुवर्ड्स द रशियन स्टेट। तो ऐसी मुझे आने वाले दिनों में आशंकाएं नजर आ रही हैं। ठीक है, एक और खास मेहमान का मैं रुख करना चाहूंगी। मेजर जनरल साहब ध्रुव कटोच सर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ध्रुव सर, देखिए, आपसे मैं टाइमलाइन समझना चाहूंगी, क्योंकि पुतिन जो है वो साफ तौर पर ये इल्जाम लगा रहे हैं पश्चिमी देशों की वजह से ये हालत हुई है। उन्होंने एक वर्ड को यूज किया है, ग्लोबलिस्ट विंग, और इस पर कटाक्ष किया है। मैं आपसे पूरा टाइमलाइन समझना चाहूंगी ध्रुव सर, कि आप पुतिन के बयान को, प्लस एक तरफ तो इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं, तो अब डोनाल्ड साहब ने मध्यस्थता करा दी दोनों देशों के बीच में, 4 साल में पलायन हो गया, तो पूरे स्थिति को आप कैसे विश्लेषित करेंगे सर? धन्यवाद जी। देखिए, जैसे कि जो बाकी लोगों ने कहा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के ऊपर हम नहीं चलेंगे। हाँ। उन्होंने ये जो सीज फायर किया है, ये उनकी तरफ से नहीं हुआ है, और आगे भी अगर कुछ भी होता है ये दोनों देश आपस के बीच में ही रखेंगे, रूस और यूक्रेन। अभी जिस प्रकार से मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत जल्द शांति आ सकती है, और उसका कारण सिर्फ एक है। उसका कारण एक ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट दे रहे थे, उनकी ये सपोर्ट देने की जो काबिलियत है या कोशिश है, इसके ऊपर कटौती हो रही है। उनके पास वो कैपेसिटी नहीं रही है कि वो बार बार ये सपोर्ट करते रहें, और उसका कारण दूसरा युद्ध है जो इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है। ये इन दोनों के बीच में मुझे लगता है कुछ असर पड़ा है, और जो सीज फायर, या अगर सीज फायर होता भी है, मैं ये कहता हूं जो अल्टीमेट डील होगी, बेशक एक पार्टी या दूसरी पार्टी माने, ये होगी कि जिस स्थान पर आप हो वहीं पर ही रहेंगे। इसका मतलब है कि जो डोनेट्स्क और लुहांस्क का जो इलाका है, ज़पोरिज़िया तक, ये जो पूरा रूस ने ले लिया है, ये रूस का हिस्सा बन जाएगा। आप किसी भी तरीके से देखो, ये उनका हिस्सा बन गया है, क्योंकि वहां पर जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा करके रशियन स्पीकिंग है,
और जो नॉन रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन उस इलाके में था वो वहां से निकल गया है। तो जो जिस प्रकार की स्थिति उधर है, उस इलाके को रूस के साथ मर्ज करने में मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी, और दुनिया को इस बात को ये मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानते हैं, ये युद्ध चलता रहेगा। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से ये थकावट आ गई है, और ये जो इस समय का सीज फायर हुआ है, बेशक 3 दिन के लिए हो, मुझे लगता है ये एक्सटेंड हो सकता है। और अगर ये एक्सटेंड होगा तो ये यूक्रेन के फायदे में भी है और रूस के फायदे में भी है। अगर नहीं होता है और ये चलता रहेगा तो ज्यादा करके नुकसान इसके आगे ये यूक्रेन का ही दिखता है मुझे। बेशक कितना भी सपोर्ट उसको मिले, नुकसान उन्हीं का होगा। उनका शहर बर्बाद हो रहा है, उनके सिटीज बिल्कुल। बर्बाद हो रहे हैं, और रूस के ऊपर उस प्रकार का फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा कारण यह है कि क्योंकि ये लड़ाई दोनों जगह पर, अलग अलग जगह पर हो रही है, तो ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई में, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है, तो तेल के ऊपर बहुत टेंशन चल रही है पूरी दुनिया में। तेल की कमी रूस के पास नहीं है, तो उसकी इकोनॉमी आगे बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक कारण बन जाता है अमेरिका और वेस्टर्न देशों को कि ये युद्ध बंद कर दे। नहीं तो रूस का इसमें नुकसान नहीं हो रहा है, रूस का इसमें फायदा ही हो रहा है। ये 2 बातें कहनी थी मैंने। बैक टू यू। यानी कि ध्रुव सर, मतलब आपके हिसाब से रशिया का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, देखिए शक्तिशाली कंट्री है और नुकसान होता है, ऐसा नहीं है कि जाहिर सी बात है कि नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, यूक्रेन के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो रशिया का नुकसान उतना नहीं है। एम्बेसडर गौरी शंकर सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आई होप कि आपके डिवाइस की जो आवाज है वो ठीक तरीके से हमें सुनाई दे। आपसे भी मैं चाहूंगी इसी विशेष यहाँ पर जो विषय है उस पर टिप्पणी। आपको क्या लग रहा है, दिखावा है या वाकई दोनों देशों के बीच में अब संघर्ष विराम होगा, क्या इनस्टेबल है? व्हाट यू से? सृष्टि, ये 4 साल और 4 महीने से ये युद्ध चल रहा है। बिल्कुल। इसमें मैं कहता हूँ युद्ध का फटीग हो चुका है। देखिए, इसके 3-4 कारण हैं। पहले तो करीब 15 लाख लोग ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में मारे जाते हैं दोनों तरफ से। बिल्कुल। तो सेनाओं में जो लड़ने वाले यंग पॉपुलेशन है उसकी काफी कमी हो गई है। दूसरा, उनके आर्म्स एंड अम्यूनिशन इतने खत्म हो गए हैं और रिप्लेनिश करने में समय लग रहा है, पर्टिकुलरली यूक्रेन को, क्योंकि उनकी खुद की पूर्ति नहीं है, उनको दूसरे देशों से लेना पड़ रहा है। तीसरी चीज, जैसे कथोर साहब ने बताया कि फाइनेंसिस जो है यूरोप के, वो उनको फंड करने में असमर्थ हैं अभी। यूरोप की खुद की सिचुएशन बड़ी खराब है और वो उनको फंड नहीं कर पाते। अमेरिका ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि आपको जो लेना है वो आप पैसा दे के लें, और मैं डायरेक्टली कोई सब्सिडी आपको नहीं देने जा रहा हूँ। तो ये तीसरी चीज है। चौथी चीज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये जो 20% इलाका है जो रशिया ने कंट्रोल किया हुआ है, वो एक्चुअली रशियन स्पीकिंग इलाका है। उसमें 90% पॉपुलेशन रशियन स्पीकिंग है, और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, वो अत्याचार की वजह से ये युद्ध चालू हुआ था। और अब ये यूक्रेन को पूरा भरोसा हो गया है कि वो पॉपुलेशन उनके पास वापस कभी नहीं आएगी और वो रशिया का हिस्सा बन जाएगी। तो इस युद्ध को आगे चलाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो उसको रिकवर कभी नहीं कर पाएंगे और वो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन रूस का हिस्सा बन के रह जाएगी। और दूसरा पॉइंट जो अभी बताया गया वो ये भी है कि ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध से एक्चुअली रशिया को बहुत बेनिफिट हो रहा है। अभी तेल की प्राइसेज $100 से के आसपास चल रही हैं और रशिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कई गुना हो गए हैं। तो नेचुरली जो $60 की बजाय उनको करीब करीब 80% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो और सभी देशों को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो पिछले कुछ दिनों में और ज्यादा सुदृढ़ हो गई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और इसके अलावा यूक्रेन के करीब करीब 40 लाख लोग पलायन कर चुके हैं यूरोप के दूसरे देशों में। 4 मिलियन पीपल हैव माइग्रेटेड। तो इन सबको देखते हुए मेरे को लगता है कि जेलेंस्की ने रियलाइज कर लिया है कि ये युद्ध अब आगे चलने से उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। न उनको कोई टेरिटरी मिलेगी, न कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, न उनको कोई सब्सिडी और आर्म्स अमेरिका या यूरोप से मिलेंगे। तो उसको थोड़ा सा हताशा की स्थिति में लाके उन्होंने कहा है कि ठीक है, युद्ध विराम को हम स्वीकार करते हैं। और पुतिन जो है वो भी खुद भी चाहते हैं कि उनके आर्म्स के एक्सपोर्ट्स बिल्कुल डाउन हो गए हैं। हमने भी उनसे कुछ आर्म्स
ऑर्डर किए हुए हैं और वो वापस हमारे को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो अपने युद्ध में लगा रहे हैं। तो और उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं तरह तरह के। तो इन सबको छुटकारा लेने के लिए वो भी चाहते हैं कि युद्ध अब खत्म हो, और उनके पास भी मैन पावर की कमी आ रही है। आपने देखा कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया से भी सोल्जर्स मंगवाए थे और कुछ और भी देशों से सोल्जर्स वहां पे आए थे। तो ये सिचुएशन को देखते हुए ये युद्ध और आगे नहीं चल सकता, क्योंकि आप देखिए वर्ल्ड वार भी 4 साल के आसपास ही चला था। ये तो सिर्फ 2 कंट्रियों का युद्ध है जो बिल्कुल। 4.5 साल के करीब चल चुका है। जी। तो अब इसमें बिल्कुल युद्ध का फटीग है। अगर वो माने या नहीं माने, युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। हो सकता है थोड़ी बहुत मिसाइल्स एक्सचेंज हो इधर उधर या ड्रोन से एक्सचेंज हो, बाकी युद्ध आगे अब चल नहीं सकेगा बिल्कुल भी, क्योंकि जेलेंस्की के पास न फंड है, न हथियार है, न मैन पावर है। और Exactly. रसिया के पास भी जो है वो मैन पावर की काफी कमी है, आर्म्स अम्यूनिशन की भी थोड़ी कमी है। तो इन सबको देखते हुए मेरे को लग रहा है कि ये 3 दिन का तो सीज फायर जो है वो धीरे धीरे किसी न किसी रूप में आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है सर कि 3 दिन का जो सीज फायर है ये आगे भी कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि नुकसान दोनों देशों का व्यापक स्तर पर हो चुका है। श्रुति दास जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन पर साफ तौर पर पुतिन ने दावा बोल किया है, कहा है इन दोनों देशों के बीच में जो जेलेंस्की को फंसाने की कोशिश की, तमाम देशों ने जेलेंस्की इनके कब्जे में आ गए और इन्होंने यही सोचा कि रूस की स्वायत्ता को ये खत्म कर देंगे, विनाश कर देंगे। लेकिन आज ये दोनों देश और तमाम देश जिन्होंने भी रशिया यूक्रेन युद्ध को कराया है वो दलदल में फंसते जा रहे हैं। आप कैसे इस बयान को टेक कर रही हैं, क्या कहेंगी आप? जी, ये बात किसी हद से ज्यादा ही इनफैक्ट सही है। हाँ। क्योंकि अगर आप देखा जाए, ये वॉर यूक्रेन के नाम से जरूर लड़ी जा रही है, जो भूमि है जहां ये लड़ी जा रही है वो यूक्रेन की भूमि है, लेकिन इसके पीछे जो इंटेंट है ये पूरा यूरोपियन नेशंस का एब्सोल्युटली ही है। और ये जो टकराव हुआ है इसके अंदर आप देखें, जो जो जैसे भी एम्बेसडर साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा कि फाइनेंसेस कम हो रहे हैं। हम पिछले कुछ महीनों से जो बात कई पैनल्स पर डिस्कस कर चुके हैं वो है रशिया के जो फ्रीज करे हुए एसेट्स है उसको भी वो यूरोपियन यूनियन, क्योंकि उनके पैसे खत्म हो गए हैं तो वो उन एसेट्स पे आंख लगा के बैठा है। आप चाहे विक्टर ओरबान की हार, जो एक कोलिशन ऑफ लिटिल रन किया करते थे ईयू के अंदर, जिसके थ्रू वो स्लोवाकिया, चेक और इनका नेशन मिलके ये लोग वोट किया करते थे कि आप नहीं टच करेंगे रशिया के एसेट्स को, क्योंकि उसके जो रिस्पॉन्स होगा वो पूरे यूरोप पे आएगा और हमारी छोटी अर्थव्यवस्थाएं उसको नहीं डील कर पाएंगी। और बेल्जियम, जिसके पास 125 बिलियन पड़े हुए हैं वो फ्रोजन एसेट्स के, वो एक चैन की सांस लेता था, क्योंकि उसके ऊपर बिकॉज ऑफ शेयरिंग बॉर्डर्स उसके ऊपर एक प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। उसको डर लगा रहता है कि अगर अग्रेसिव मोड में आया तो शायद मेरा नंबर पहला लगेगा। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि उसके बैंकिंग सिस्टम को बिना गारंटी के कोई टच करे। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक गेम भी खेला जा रहा है इस वक्त यूरोप के अंदर, और इसके नेटो के अंदर घुसाने के लिए यूरोपियन यूनियन को जरूरत नहीं थी यूक्रेन को इस तरह से उत्साह देने की, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर ऐसे भी कभी वो हावी नहीं हुए थे। इनके मिन्स्क एग्रीमेंट्स देख लीजिए, इसके बाद आप 2022 का पीस एग्रीमेंट देख लीजिए स्प्रिंग का, ये सारे एग्रीमेंट्स इनको यूके ने और फ्रांस ने अपना आश्वासन दे देकर ब्रेक करने पे मजबूर किया, ये बल्कि कि आप इनसे जीत सकते हैं। पर अल्टीमेटली यही हुआ है कि ये दोनों नेशंस खुद कंस्क्रिप्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप यूएस की गारंटी के ऊपर अब दुनिया नहीं चला सकते। यूएस अब आपका वैसल स्टेट नहीं है, आप यूएस के वैसल स्टेट है, और फिर आपको वो स्कूल मास्टर की तरह अपने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बुला के एक प्रिंसिपल की तरह डांट भी मार रहा है। हाँ। तो अब इनके कंस्क्रिप्शन चल रहे हैं, कंस्क्रिप्शन में कोई आने को तैयार नहीं हो रहा है, इनको तकलीफें हो रही है, इनकी इकोनॉमीज डाई कर रही हैं। सिर्फ इनकी ही नहीं, जर्मनी भी अपने आप को काफी तकलीफ में पा रहा है। तो आप इन सब नेशंस को आप सुनेंगे ये बात जरूर बड़ी करते हैं, पर रशिया को छेड़ने का मतलब क्या था? एक तो उन्होंने आपको कटोच साहब ने बोला कि जो है उनका रशियन स्पीकिंग और यूक्रेनियन स्पीकिंग वाला जो इनका जो टकराव था वो। दूसरा इनका टकराव है, आप इनके क्रिश्चियन आइडियोलॉजी को भी देखिए, तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च को जो फॉलो करते हैं वो ज्यादातर रशियन स्पीकिंग लोग हैं। तो ये भी एक एंगल है। जो रोमन जो आपके जो रोम में बैठे हुए जो आपके पोप हैं, उनके चर्च और जो आर्च बिशप ऑफ हैं उनके इसके ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के, वो आपके रशिया में बैठे हुए होते हैं, उनके बीच का भी एक ये टकराव है। तो ये सेकेंड लेयर है एक क्रिश्चियन लेवल का, एक वॉर जो इनका चलता है आपस में।
उस सेक्ट्स का उसका इसका थर्ड लेयर अगर आप देखेंगे स्लाविक ओरिजिन के लोग और बाकी आपके यूरोपियन यूनियन में जितने सैसनाइड वाले टाइप के लोग जो हैं वो उनके बीच में जो है ये इनका टकराव जो है वो चलता रहता है। तो ये 3 लेयर में है वॉर। हम इनको सिर्फ एक आइडेंटिटी वाइज देख रहे हैं, पर ये रशिया को दबाने की स्ट्रैटेजी इनकी हमेशा से रही है। आप वर्ल्ड वॉर 1 से देखें, वर्ल्ड वॉर 2 में ठीक, हाँ। देखिए या अब देखिए। तो ये उन नेशंस में E3 नेशंस जो हैं जैसे जर्मनी, यूके और फ्रांस, ये हमेशा ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हम जो हैं रशिया को दबा सकते हैं। लेकिन अगर ये वॉर इस तरह से अंत हुआ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रशिया जीतेगा, उसको टेरिटरी मिलेगी, तो इसके बाद यूरोपियन यूनियन जो है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा और उनको ये जरूर होगी प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे रशिया अपनी प्रभुता एस्टैब्लिश कर पाएगा यूरोप के अंदर और दोबारा इन लोगों की खतरे की घंटियां बजने लगेंगी। और इन लोगों ने इसलिए अपने देखेंगे तो इस साल डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ा रखी है अपनी, बाकी चीजें भी कर रखी है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अब उन्होंने जिस बेर को पोक किया था जाके रशियन बेर को, अब वो वापस इनकी तरफ पलट के घुराने के योग्य स्तर पे आ रखा है। झटका जरूर लगा है दोनों इकोनॉमीज को, पर रशिया ने हमेशा वॉर ऑफ इटरेशन रखा है। उसके सिर्फ अपनी 10% ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज और मिलिट्री रिसोर्सेज को कमिट किया है इस वॉर के अंदर, इसी के चलते कि कल को अगर उसे लार्जर वॉर फाइट करना पड़ा यूरोप के अंदर तो उसको इस शिकंजे में ना फंसा जा सके कि भाई आपका सारा कुछ तो यूक्रेन में लग गया, अब हम आप पे चढ़ाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से निकलते बचते हुए यूरोप ने कोशिश करी है एंगेज करने को पुतिन को, पर पुतिन ने बहुत ही शातिर तरीके से ये वॉर लड़ी है पिछले 4.5 साल से, और होपफुली आगे चल के उनको इसी का फायदा मिलेगा, जो उनको टेरिटरी जब ग्रांट होगी और जब उनको जब यूरोप को घुटने टेकने पड़ेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मीडिया रिपोर्टिंग इस तरह से नहीं होती है। हम वेस्टर्न मीडिया के आप कितने भी रिसोर्सेज देख लेंगे तो उसके अंदर एक ही चीज नजर आएगी आपको कि इतने लॉस में चल रहा है रशिया, जबकि आज की सिचुएशन आई थिंक उनकी वॉर इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, बहुत एबल है, और उनकी मिलिट्री भी काफी अपनी जो प्रूवन ग्राउंड वो अपने ने दिखा दिया है कि अनलाइक यूएस मिलिट्री जो शॉक एंड ऑ रन कर सकती है, ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग कैंपेन ऑन ग्राउंड रन कर सकते हैं। ये बात देखिए आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि बाकी देशों को ये लग रहा था कि पुतिन साहब 4 साल की लड़ाई में इतने बर्बाद हो चुके कि आने वाले भविष्य के संकट को नहीं झेल पाएंगे। बहुत बढ़िया फरमाया आपने श्रुतिदास जी। और देखिए अगर उनको संघर्ष विराम में यहाँ पर आपत्ति होती तो पुतिन ये बात नहीं कहते कि हमने फाइनली सीज फायर को मान लिया। यानी कि पुतिन को खुद का मन है कि ठीक है 4 साल से ये युद्ध विराम अब जो मोड़ अभी पहुंचा है वो सटीक है और यही टाइम है कि हम सीज फायर करने के लिए यहाँ पर इच्छुक है। ठीक है, एक बार मैं लौटना चाहूंगी मेजर जनरल साहब के पास, ध्रुव सर के। ध्रुव सर देखिए यहाँ पर पुतिन ने 3 देशों का नाम ले लिया है कि अमेरिका, चाइना और भारत की वजह से ये हुई है और ये सीज फायर पर हमने जो है विकल्प अपना तैयार किया है और हमने हामी भरी है। देखिए भारत का जो नाम है सर वो पुतिन साहब ले रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और ये भी जरा बताइएगा कि उन्होंने जो दलदल में फंसाने की बात कही है तमाम देशों को, और उन्होंने ये भी कहा कि नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया। अब सेम बातें यहाँ पर ट्रंप साहब भी कह रहे थे और नेटो को ट्रंप ने भी यहाँ पर एक यहाँ तंज कसा और एक बार फिर से पुतिन साहब ने भी नेटो को लेकर तंज कस दिया है। तो दोनों देशों में कितनी सिमिलैरिटीज है इस बाबत आपसे मैं समझना चाहूंगी। देखिए सबसे पहले जब ये कहते हैं कि भारत का क्या रोल रहा, भारत का मुझे लगता है इस पूरे में बड़ा स्टेबलाइजिंग रोल रहा है। हाँ। हमने ना तो एक तरफ का पक्ष लिया ना तो दूसरी तरफ का पक्ष लिया, लेकिन बार बार प्रधानमंत्री जी कहते रहे थे कि यहाँ पर शांति आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कोई ना कोई सेम वॉइस होना चाहिए थी। भारत क्योंकि किसी भी पक्ष में नहीं था, रूस भी और यूक्रेन भी भारत को सुनने के लिए तैयार है। और अगर आप इजराइल और ईरान के बीच में भी बात देखिए, बेशक भारत उसमें इंटरमीडिएट रोल में नहीं है, लेकिन कम से कम हम यहाँ पर भी न्यूट्रल पार्टी में हैं। तो अमेरिका भी, रूस भी, ईरान भी और बाकी अरब देश भी भारत की आवाज सुनने के लिए कम से कम तैयार है, बेशक भारत उसके बीच में हो या ना हो। ये तो एक है। मैं एक नेटो की बात मैं करना चाहता हूँ। देखिए जहां तक नेटो की बात है, नेटो की मिलिट्री ताकत सिर्फ अमेरिका से आती है। और जैसे ही अमेरिका बोल रहा है कि हम नेटो से निकलना चाहेंगे या बाहर निकलना चाहेंगे, तो नेटो की जो खुद की छवि है वो कहते हैं उनको अपना डिफेंस बजट और बहुत बढ़ाने की जरूरत है और बहुत समय भी लगेगा। तो नेटो अपनी ताकत के ऊपर लड़ नहीं सकता है
बगैर अमेरिका की सपोर्ट से, ये तो उनको भी दिखता है। और क्योंकि ये युद्ध, ईरान और इजराइल का युद्ध में जिस प्रकार की तेल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है, ये असर यूरोप पे भी बहुत पड़ा है। भारत में तो पड़ा ही है, लेकिन आप देखिए यूरोप में भी ये बहुत पड़ा है। गैस की कीमतें डबल हो चुकी है कई जगह पर, और वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से वो इकोनॉमिक सपोर्ट या पैसों की वजह से वो मिलिट्री सपोर्ट भी दे रहे थे यूक्रेन को, वो उनके पास अब ताकत नहीं रही है, और उनको अभी खुद अपने इकोनॉमी के लिए और अपने डिफेंस के लिए पैसों की आवश्यकता है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि ये जहां तक रूस और यूक्रेन की बात है, अगर रूस बोलता है कि मैं इस समय पर इस युद्ध को परमानेंटली सीज फायर दे रहा हूं, आप यकीन करिए यूक्रेन मान जाएगा और बाकी लोग भी मान जाएंगे, बोलेंगे चलो अच्छा हुआ ये खत्म हुआ। वो टेरिटरी वापस नहीं होने वाली है, वो बॉटम लाइन है। किसी भी हालत में जो टेरिटरीज रूस ने ली है वो वापस नहीं देगा। बैक टू यू। ठीक है, एम्बेसडर गौरी शंकर सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर नुकसान कितना हुआ जेलेंस्की का, चले इस पर अब हम चर्चा विशेष करते हैं सर, क्योंकि ये जरूरी है। पलायन को कैसे यहाँ पर मजबूत करेंगे, जो पलायन की स्थिति हुई यूक्रेन के अंदर, अब कैसे उसकी वापसी होगी सर, ये आपके मैं समझना चाहूंगी। 4 साल का नुकसान व्यापक स्तर पर हुआ, ये पूरी दुनिया देख रही है। ईरान का भी नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर युद्ध में जो फंसा है वो अब तक यूक्रेन है, जो हम देख रहे हैं। मतलब गजब की तबाही यूक्रेन के अंदर। और अब कैसे संभालेंगे जेलेंस्की? सीज फायर तो ठीक है हो गया है, लेकिन पुराना नुकसान कैसे भरपाई होगा, आपसे मैं समझना चाहूंगी। सृष्टि, मैं 3 साल पहले इसके ऊपर एक डिबेट में बोल रहा था जी। और उस समय मैंने कहा था कि जेलेंस्की ने बिल्कुल मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया हुआ है। क्योंकि जेलेंस्की, देखिए, एक बड़ा देश है रसिया, बिल्कुल, और उसके साथ आप अच्छे संबंध बना के नहीं रह सकते, तो कम से कम दुश्मनी तो नहीं कर सकते। और आप अपनी टेरिटरी को नेटो को देके वहां रसिया के अगेंस्ट में न्यूक्लियर वेपन्स एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये एक बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण निर्णय था उनकी तरफ से। और उस निर्णय का जो इन्होंने लिया, उसको प्रोवोक करने के लिए सारे के सारे यूरोपियन देश उसको प्रोवोक कर रहे थे। वो यूक्रेन की टेरिटरी को यूज करके, उनके आर्म फोर्सेज को यूज करके रसिया को थोड़ा सा सेटबैक देना चाह रहे थे। आप देखिए, रसिया में इतनी ताकत है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने करीब करीब 25 मिलियन लोग उनके खत्म हुए, 25 मिलियन। उसके बावजूद रसिया डटा रहा, और इतनी उनकी, आप उसकी अगर पढ़ेंगे उस समय की जो स्थिति थी, उस समय बिल्कुल ठंड के अंदर लोग मरते रहे, लेकिन रसिया डटा रहा और फाइनली युद्ध का उन्होंने जीता। ये सिचुएशन रसिया में आज भी है। उनके सोल्जर्स जो हैं, वो, उनकी जो सरकार है, सोल्जर्स है, वो बॉडी बैग से नहीं डरते जैसे अमेरिकन डरते हैं। वहां पर तो वो मरने के लिए तैयार हैं, वो अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज एक्चुअली जेलेंस्की ने रियलाइज नहीं की। वो एक आप जानते हैं, ये कॉमेडियन था और बेसिकली इमेच्योर था, और वो अमेरिकन और उस समय ये यूरोपियंस के कहने में आके इसने ये सारी मनमानी की, और उसकी वजह से उसका देश तबाह हो गया। एक तो उसकी पूरी की पूरी आर्म फोर्सेज तबाह हो गई। जो यंग लोग थे उनको जबरदस्ती फोर्स करके उन्होंने आर्म फोर्सेज में डाला, लेकिन वो भी वहां से भग निकल रहे हैं। दूसरे, उनके करीब करीब 4 मिलियन, 40 लाख यंग लोग दूसरे देशों में पलायन कर चुके हैं, यूरोप के या अमेरिका या कनाडा के, और वो वापस आने वाले नहीं हैं। तो नेचुरली उनके पास यंग पॉपुलेशन की कमी रहेगी। तीसरी चीज जो है, उनके पास अब रिसोर्सेज बिल्कुल डिप्लीट हो चुके हैं। तो जितना जो तबाही हुई है इनके शहरों में और रूरल एरियाज में, उसको रिकंस्ट्रक्शन करने में बहुत मुश्किल होगी यूक्रेन को। तो अगर जेलेंस्की आज इलेक्शन करवा देंगे, जिनका टेन्योर तो बहुत पहले खत्म हो गया, तो ये बुरी तरह से हारेंगे और इनको छोड़ के जाना पड़ेगा देश को। तो ये हालत है जेलेंस्की की। लेकिन ये तो अभी तक डटे हुए हैं, कह के हैं कि वार चल रहा है इसलिए मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा। तो इस चक्कर में ये अभी भी प्रेसिडेंट बने हुए हैं, लेकिन इनकी रेपुटेशन की बहुत बहुत गर्त में जा चुकी है। इसके अलावा यूरोपियन देश भी पूरी तरह से थक चुके हैं, उनकी इकोनॉमी भी बहुत बुरी हालत में है। मैं जानता हूं कुछ लोगों को यूरोप में, वो मेरे को कह रहे हैं कि पिछले 4 साल में कीमतें करीब करीब 2.5 गुना बढ़ गई है वहां हर चीजों की। ये सिर्फ एनर्जी की नहीं है, बल्कि जो डेली यूज की चीजें हैं
उनकी कीमतें भी करीब करीब 2.5 गुना हो गई हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जेलेंस्की ने बहुत मूर्खता का काम किया, अपने देश का विनाश किया, यूरोप को ट्रबल में डाला और रशिया को भी नुकसान तो पहुंचाया ही है, और पूरे के पूरे यूरोपियन इलाके को इसने तबाही करने की कोशिश की। लेकिन अल्टीमेटली यूक्रेन का मैक्सिमम लॉस है और यूक्रेन को अब रीबिल्ड करने में कम से कम 20 साल 25 साल का समय लगेगा। उसके पहले अपने आप को ये संभाल नहीं पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। सर बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि देखिए सही बात है, अगर जेलेंस्की को ये पता था कि रशिया के सामने वो कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद भी 4 साल तक उन्होंने ना अपने आप को बैकफुट पर किया और सामने पुतिन के साथ सामना करने को तैयार हुए और यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा। जैसा आप बता रहे हैं कि आपके कुछ लोग हैं वहां से जो सामने खबरें निकल कर आ रही है जिस तरीके से नुकसान हुआ है, लेकिन ये बात यहाँ पर मीडिया के सामने नहीं आती है। श्रुतिदास जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। देखिए बात तो सही कह रहे हैं गौरी शंकर सर, इतना नुकसान हुआ है, इतना झेल चुका ये देश, पलायन को मजबूर हो चुका, तमाम आपके नागरिक आपके देश से जा चुके हैं और यही वजह है कि अगर चुनाव हो जाए तो आप हार जाएंगे। अब ऐसे में क्या ऑप्शन है मैम? अब देखिए पुतिन तो कह रहे हैं कि वो जेलेंस्की से मुलाकात कर सकते हैं आने वाले समय में। जी, पुतिन जरूर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, लेकिन वो अकेले नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी पता है कि जेलेंस्की सिर्फ एक माउथपीस है, पपेट है जो बिठाया गया है। तो 2013 में ही वहां पे अगर आप हिलरी क्लिंटन या बाकी किसी के इंटरव्यूज उस समय के आप सुनेंगे तो उन्होंने यही बोल रहे थे कि हम वहां जाएंगे और वहां हम ये करना जरूरी है, हमारे लिए एसेंशियल हो गया है यूक्रेन के अंदर एक रेवोल्यूशन लाना। और वो रेवोल्यूशन जैसे आप जानते हैं अब हम सब समझ ही गए हैं किस तरह से वो रेवोल्यूशंस आती हैं। वो आई, उसके बाद एक पपेट गवर्नमेंट बिठाई गई, उसके बाद इनको चुना गया, इनको वापस रखा गया और इनके हाथों से ये काम करवाया गया है। और इनका खुद का करप्शन आप देखेंगे तो आप वो कभी इसको फायर कर रहे हैं, कभी उस जनरल को फायर, जो जनरल लड़ने से उनको मना कर रहा होता है उसको फायर कर देते हैं। एक तो ये ठीक है, उसके बाद उनके आसपास के जो कोटरी है, जो उनके लोग हैं वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में हैं, उनके ऊपर करप्शन का केस ये खुद यूरोपियन यूनियन करवा रही है उनसे कि आप चेक करिए, क्योंकि पैसा जो उनके अंदर फ्लो हो रहा है वो करप्शन के थ्रू कहीं और चला जा रहा है। तो यूक्रेन के अंदर इस 4.5 साल में कितना फनलिंग हुई है करप्ट मनी की और वो कहाँ गया है, कौन से बैंक अकाउंट में गया है, ये एक अलग एक किस्सा खुलेगा जब ये युद्ध खत्म होगा। तीसरा, अगर आप देखेंगे वहां से बहुत सारे वीडियोस आते हैं यूक्रेन की तरफ से जहां से लोग कंस्क्रिप्ट होने से इनकार कर रहे हैं, मतलब यूक्रेनियंस इस युद्ध में विश्वास नहीं रखते हैं और उनकी खुद की एक अप्रूवल रेटिंग जो है वो ड्रॉप कर गई है वहां पे। ठीक है, तो ये तो सही है कि ना ये पार्टी ना ये इंसान दोबारा चुन के वापस आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि यूक्रेनियंस प्रो रशिया हो गए हैं, वो नहीं हुए हैं। यूक्रेनियंस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग भी काफी हाई है, पर वो इस तरह से अपने नेशन का अंत होते नहीं देख सकते हैं। उन्हें दिख रहा है कि गलत पॉलिसीज और गलत माइंडसेट की तरह से ये टेक किया गया है और इसीलिए इसको इस तरह से नहीं डील करेंगे वो लोग। तो ये हुआ यूक्रेन की बात। अगर हम रशिया की तरफ जाएंगे तो उनको आपको जैसे सर ने कहा कि उनके तो बहुत लोग अभी इच्छुक हैं। नॉर्थ कोरिया वगैरह से उन्होंने जो मदद ली वो इसलिए नहीं ली कि उनके पास लोगों की कमी होगी, उन्होंने कंस्क्रिप्शन बंद कर दी रशिया में फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया को अपनी कंस्क्रिप्शन बंद करनी पड़ी। अब कुछ महीने पहले उन्होंने दोबारा खोली है, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में खोली है, क्योंकि वहां पे आप रिलीजन छोड़ दीजिए, उसके अलावा रशियन आइडेंटिटी से रिलेट करने वाले लोग इतने ज्यादा स्ट्रांगली नेशनलिस्ट हैं कि वो इस युद्ध में लड़ना चाह रहे हैं। तो ये दोनों देशों का अगर आप कंपैरिजन देखेंगे इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों के मन में असली में चल क्या रहा है। जहां रशिया और भी ज्यादा पुतिन के वादों में और बातों में विश्वास रख के वहां एज अ नेशन कमिट करना चाह रहा है, वहीं यूक्रेन जेलेंस्की और उससे जुड़े हुए लोगों को करप्ट और अपने लीडर नहीं मान रहा है एज अ पीपल, एज अ गवर्नमेंट उसको नहीं पसंद आ रहा है। तो ये दोनों देश में ये हमें एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन नजर आ रहा है। पपेट गवर्नमेंट बिठा के उनसे आपने पहले दूसरे एग्रीमेंट साइन करवाया, उनको फिर आपने चेंज करवाया, तो इलेक्शन स्टील भी करे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हुई हैं वहां पे यूक्रेन के अंदर जो लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आएंगी और ये युद्ध के बाद ही समझ में आएगा और ये लोग वहां से फिर भागेंगे। ये और जो सेफ हेवन जो है दुनिया का वो है यूनाइटेड किंगडम्स, जहां पे आप कोई भी पॉलिटिकल क्राइम करने के बाद अपने आप को वहां पे सुरक्षित पा सकते हैं। तो ये लोग वहां पहुंच जाएंगे
और वहां पे आपको पता चलेगा कि बीच में खबर भी निकली थी, उसको फॉल्स ऑफ कोर्स निकाल दिया गया था कि उन्होंने कभी कोई यॉट खरीदी, कोई बड़ी सी बोट, या कोई उन्होंने मैंशन खरीदा फ्रांस के अंदर, कोई विनयार्ड खरीदा। तो अगर आप ये सब खबरों में जा रहे हैं, चाहे ये धुआं रहा हो, लेकिन बिना आग के कहीं धुआं नहीं लगता है, दिखता है। तो ये बातें अगर फॉल्स है, कहीं ना कहीं इन्होंने अपना मनी पार्क किया है। ये लोग सब वहां जाके बैठ जाएंगे और फिर तमाशा देखेंगे कि एक बेचारा यूक्रेन जैसा ब्रेड बास्केट जिसको कहा जाता है ऑफ यूरोप, उसके आपने जो लोन्स लिए, उस लोन में एक बड़ा नाम जो आ रहा है वो है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक जैसी कंपनी ने उसके फील्ड्स खरीद लिए हैं फॉर इयर्स। अब कई सालों तक जो वहां पे उगेगा वो ब्लैक रॉक कंपनी के थ्रू उगेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर डीप स्टेट का बड़ा फायदा हुआ है, जिसको हम बहुत चर्चा में रखते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स, कि उसका बहुत फायदा है। उन्होंने यूक्रेन के एसेट्स खरीद लिए हैं और जेलेंस्की ने इस वॉर की आड़ में उनको बेच भी दिया है। तो जब युद्ध खत्म होगा और यूक्रेनियन प्रजा जो है अपने स्टॉक लेगी कि हमारा क्या क्या नुकसान हुआ, उसके अंदर जो मिलिट्री नुकसान हुआ उसके अलावा उनको ये नुकसान भी गिनने पड़ेंगे। और तब दुनिया को पता चलेगा कि इस युद्ध का एक्चुअल कारण यही था कि एक रिसोर्स रिच नेशन यूक्रेन, जिसके अंदर क्रिटिकल मिनरल्स भी थे, जिसके अंदर ब्लैक सी का एक्सेस भी था, जिसके अंदर इतनी उपजाऊ जमीन भी थी और काफी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन भी था, उसको किस तरह से लूटा गया बाय यूरोपियन यूनियन एज वेल एज द ग्लोबल कबाल जिसको हम डीप स्टेट मानते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ध्रुव सर, आपका रुख करना चाहूंगी। अगर बात की जाए तो रशिया यूक्रेन के युद्ध में क्या आपको लगता है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में यहां पर समाप्ति संभव है? हालांकि बार बार 2 बार शांति वार्ता विफल हो गई। अब ऐसे में क्या कोई संदेश पहुंचेगा? लोग इसको कनेक्ट करके देख रहे हैं कि क्या अब ट्रंप साहब उधर भी डील कर लेंगे? अगर यहां मध्यस्थता करा रहे हैं तो फिर अपने देश के साथ जो उनकी स्थिति हुई है, जुझारू रूप से यहाँ पर ट्रंप जो है तैनात है ईरान के साथ युद्ध करने में, कि जितना हो सकता है लूट लो ईरान को, क्या लग रहा है सर, कैसे कनेक्ट करेंगे? नहीं, यहाँ पर मुझे नहीं लगता है ये ईरान को लूटने वाली बात आ सकती है, वो युद्ध दूसरा है। लेकिन जहां तक ईरान की बात है, ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध है, ये मुझे लगता है बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इनके 2 बॉर्डर साथ में नहीं है। और ईरान और इजराइल की भी अगर हम बात देखें तो दोनों के बॉर्डर 1000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो ये उनके बीच में लड़ाई सिर्फ मिसाइल्स की हो सकती है। और जहां तक ईरान की बात है, वो मिसाइल्स ईरान तक फेंक सकता है, और जो वेस्ट एशिया में अमेरिकन एसेट्स है वहां पर अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता है वो। तो अमेरिका में ठीक है, थोड़ी सी महंगाई वगैरह चल रही है, लेकिन इसका असर अमेरिका में नहीं हुआ है। इस युद्ध का असर ईरान में ही हुआ है। लेकिन ईरान की वो हालत ये युद्ध नहीं कर सका कि उसको गिव अप करना पड़े और सफेद झंडा उठाना पड़े कि हम हार चुके हैं। वो हार नहीं मानेगा, बेशक कितनी भी मार पड़े। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर प्रेसिडेंट ट्रंप एक पीस ऑफरिंग दे देंगे, ईरान उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेगा। उसकी हालत नहीं है कि बार्गेन करने की। लेकिन जो शर्तें अमेरिका रखता है, वो इस प्रकार की अगर शर्तें हो कि ईरान मान ना सके, तब बेशक युद्ध तो वो ईरान मानेगा नहीं, बेशक ये युद्ध कितना ही लंबा चले। और युद्ध जो हुआ है ये सिर्फ मिसाइल्स का ही है। तो मेरे अपने सोच विचार से ये धीरे धीरे खत्म, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और जैसे मेरे जो बाकी जो पैनलिस्ट ने बताया है, ये रूस का युद्ध भी मुझे नहीं लगता है अभी ज़्यादा दिन चलेगा। वो थकावट बहुत आ चुकी है। लेकिन खास करके इकोनॉमी हालत जो है, वो वेस्ट और यूक्रेन इसको इस समय पर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और अमेरिका इसको सपोर्ट नहीं देना चाहता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है अगले 5 या 6 महीने में, या हो सकता है 1 या 2 महीने के अंदर ही ये पूरी शांति इस इलाके में आ जाए। और फिर देखेंगे कौन सा इलाका है दुनिया का जहां पर ये लड़ाई फिर से कहीं और लड़ाई छिड़ जाए। मतलब सर, ध्रुव सर, आप इंतजार कर रहे हैं कि अब कौन से इलाके में जो है वो लड़ाई जारी रहेगी? मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच, एक तरफ हम बात कर रहे हैं रशिया यूक्रेन की और एक तरफ हम बात कर रहे हैं अमेरिका ईरान की, तो आपको ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 महीने में दोनों देशों की इतनी ताकत है ही नहीं व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन और व्हेन इट कम्स टू ईरान, कि वो रशिया या अमेरिका के साथ अपने युद्ध को आगे बढ़ा पाए, राइट? यस, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आर्म्स लॉबी है वो कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ा देगा। तो भारत को अपनी पॉलिसी भी ठीक रखना चाहिए।
ये दूसरों के युद्ध है, हम इसके बीच में नहीं फंसेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ये लोग भी सर चाहते थे। आपकी टिप्पणी मुझे बहुत पसंद आई कि भारत को अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखनी चाहिए। आप ही से मेरा सवाल होगा, भारत के लिए आप क्या आगे दिख रहे हैं? मतलब अगर हम भविष्य की बात करें सर, देखिए महंगाई बढ़ने की कवायद तेज हो रही है, आपको क्या लगता है सर कि आने वाले समय में स्थितियां मतलब स्टेबल हो जाएंगी या थोड़ी बहुत यहाँ पर हो सकता है कि नुकसान जो है वो भरपाई वो करना पड़े? व्हाट डू यू से? ये मेरे लिए, एम्बेसडर साहब के लिए? आपके लिए, फिर मैं एम्बेसडर साहब के पास अच्छा, जाऊंगी। जहां तक इस विषय के ऊपर है, देखिए, हाँ। किसी भी हालत पे कोई भी सरकार तेल की कीमत को बढ़ाने से नहीं रोक सकती। हाँ। आप यकीन करिए, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि सरकार चाहती है या नहीं चाहती है, ये इकोनॉमिक्स है। और जिस प्रकार से तेल को हम खरीद रहे हैं $100 पर बैरल, वो रेट आपको कहीं ना कहीं सब्सिडाइज करना पड़ेगा। सरकार ने कुछ हद तक सब्सिडी ली है अपने सिर पर, ऑयल कंपनी ने कुछ हद तक अपने सिर पे ली है, लेकिन इसको आप लगातार लगा नहीं सकते हो। कस्टमर को भी मुझे लगता है कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात, जहां तक भारत का विषय है, ये मुझे पूरा मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी होके कह सकता हूं, जी। किसी भी हालत पे आप दूसरों के युद्ध में मत फंसिए। आप एब्सोल्युटली। एक वो जो स्थान इस समय पर भारत ने रखा है, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल सही रखा है। कई लोग मेरे पास भी आए थे थिंक टैंक्स के तौर पर, वो कहते थे आप रूस के साइड में क्यों नहीं जा रहे हो, या दूसरे साइड बोलते हैं आप अमेरिका की साइड में क्यों नहीं जा रहे हो। अब मैंने उनको साफ बता दिया, देखिए भाई साहब, भारत की साइड में जाएगा, और हमारा साइड ये है कि हम इन युद्ध में नहीं फंसेंगे। ये ठीक है, यही बात है। आखिरी बात, इस समय पर भारत की सबसे बड़ी जरूरत है अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की। एक एब्सोल्युटली। इंटरनल स्टेबिलिटी वो बहुत हद तक आ चुकी है, और दूसरा अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते जाओ। ये है भारत का हित, और इस हित को हम आगे रखते रहेंगे। ये मेरा विचार है। ठीक है सर, ठीक है। एम्बेसडर गौरी शंकर सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर 4 साल में हमने विध्वंसक परिणाम देखे रशिया यूक्रेन के बीच, तो देखिए आप तीनों ने यही कहा कि पुतिन समझदार हैं, पुतिन किसी के जाल में आज तक ना फंसे हैं और ना फंसेंगे, और यही वजह है कि उन्होंने जब बेहतर सोचा तो इस युद्ध से वो निकलना चाह रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी, वो कौन सा पड़ाव है जब पुतिन को ऐसा लगा कि अब इस युद्ध को विराम की अवस्था में छोड़ना चाहिए, स्टेबिलिटी लानी चाहिए? क्या लगता है आपको, उन्होंने कैसे अपने देश हित को अलग पैमाने पर रखा है? क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे ही अमेरिका में सरकार का परिवर्तन हुआ, हाँ। और प्रेसिडेंट ट्रम्प आए और उन्होंने यूक्रेन को सहायता देना बंद किया, जी। उसी समय प्रेसिडेंट पुतिन को पूरा समर्थन मिल गया कि अब ये समय आ गया है कि जो टेरिटरी आपको लेनी है वो ले लीजिए और युद्ध विराम की कोशिश करिए। क्योंकि यूरोपियन देशों में न इतनी टेक्नोलॉजी है, न आर्म्स है, न पैसे हैं जो यूक्रेन युद्ध को फंड कर सके। क्योंकि जो बाइडेन आप जानते हैं, उनका लड़का यूक्रेन से काफी कनेक्टेड था, उनके कई बिजनेस इंटरेस्ट थे, और इसीलिए उनका भी काफी इंटरेस्ट रहता था यूक्रेन में, और यूरोपियंस का हमेशा रहा है। तो उन्होंने इनको प्रोवोक करके किसी तरह से युद्ध में धकेल दिया। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, एक तो सरकार बदलने के बाद बड़ा क्लियर हो गया कि ट्रम्प साहब उनको फ्री में पैसा नहीं देंगे। वो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोल दिया उनको बुला के कि आपको हथियार हम देंगे, लेकिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आप यूरोपियन कंट्री से पैसा लेके पेमेंट करिए। दूसरी चीज, अब जो ये दो महीने से ये जो ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से अब पूरा का पूरा अटेंशन यूएस का तो ईरान के ऊपर है। अब वो तो मेरे ख्याल से उनको पास अस्त्र शस्त्र और जो आपको अम्यूनिशन चाहिए वो भी स्पेयर नहीं होगा कि वो यूक्रेन को भेज सके। तो ये एक एडिशनल पॉइंट इसके अंदर आ गया। तो पुतिन साहब को पता लग गया कि अब जो है यूक्रेन को कुछ मिलने वाला नहीं है, वो क्वाइटली युद्ध विराम को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको आगे बढ़ा देंगे। तो ये सोच के इन्होंने पुतिन साहब ने इस मौके का फायदा उठा के युद्ध विराम को यूनिलैटरली डिक्लेयर किया है, और मेरे को लगता है कि वो इसको आगे बढ़ा के समर्थ रहेंगे आगे बढ़ाने में, और धीरे धीरे फाइनली पीस एग्रीमेंट हो जाएगा। मैं इस बीच में अब भारत के लिए भी 2 शब्द बोलना चाहूंगा, जो कटोच साहब ने बोला। देखिए, भारत जो है बड़ी बुद्धिमानी से अपना कार्य कर रहा है। ये सच्चाई है कि हमारे एनर्जी प्राइसेस कुछ हद तक बढ़ेंगे, लेकिन उतने नहीं बढ़ेंगे। अगर ये ईरान का युद्ध खत्म हो जाता है जल्दी, तो वापस एनर्जी प्राइसेस स्टेबलाइज होके $60-70 के बीच में आ जाएंगे, और हमें काफी उससे राहत मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है,
वो 7.2 7.5 के आसपास चल रही है। वो घट के हो सकता है 6.5 या 6 के आसपास आ जाए, इससे कम नहीं आएगी। क्योंकि उसका कारण यह है कि हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, हमारी इकोनॉमी डोमेस्टिक डिमांड पे ज्यादा डिपेंडेंट है। चाइना की इकोनॉमी जो है ज्यादातर एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, जी। तो हमारी जो एक्सपोर्ट पर लेस डिपेंडेंस है, उसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ पे इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ असर एनर्जी प्राइसेस की वजह से और जो बाकी के रॉ मटेरियल हैं, जो सप्लाई चेन जी। मटेरियल्स भी अफेक्ट होंगे और उसकी वजह से कुछ इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ेगा, ये सच्चाई है। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी हमारी ग्रोथ रेट जीडीपी की 6% से नीचे नहीं जाएगी करंट फाइनेंशियल ईयर में। अगर ये युद्ध और आगे चलता है ईरान का, तो हो सकता है उसमें थोड़ा और भी हमें थोड़ा सा नुकसान हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये युद्ध बहुत ज्यादा चलेगा। मैक्सिमम 1 महीने में इनका सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि इधर भी फैटिग आ रहा है, अमेरिका थक गया है युद्ध से और ईरान भी थक गया है, तो दोनों तरफ वार फैटिग चल रहा है। सर, और हो आपको लग सकता रहा है है कि कि 1 डोनाल्ड महीने ट्रंप के साहब अंदर थक गए हैं, लेकिन इस बात को वे बिल्कुल स्वीकार नहीं बिल्कुल करते सर। डोनाल्ड वो साहब स्वीकार स्वीकार करेंगे ही नहीं नहीं, करते लेकिन हैं। वो बिल्कुल थके हुए हैं। अभी ईरान को उन्होंने डेडलाइन दी थी हाँ। 48 घंटे की, वो उनसे दुगना तिगना टाइम तो निकल गया, अभी तक ईरान ने रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने कुछ किया भी नहीं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वो भी वेट करेंगे ईरान का और कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे कि किसी तरह से सम्मानजनक एग्रीमेंट हो जाए और जी। दोनों साइड्स अपने आप को विक्टोरियस डिक्लेयर कर दें। ठीक है श्रुतिदास जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, बहुत अच्छी आज की टिप्पणी आप तीनों की है और जिस तरीके से पुतिन को बहुत बेहतर तरीके से आपने विश्लेषित किया है और हमेशा से यही कहा है कि इस युद्ध में जो व्यापक असर है वो यूक्रेन ने झेला है, लेकिन जितना नुकसान बाकी कंट्रीज ये सोच रही थी कि यहां पर पुतिन का होगा, उतना नुकसान नहीं हुआ और पुतिन बहुत स्मार्टली इस युद्ध से निकल गए। आपसे मैं समझना चाहूंगी, जेलेंस्की क्या ये मान रहे हैं कि व्यापक नुकसान अपने देश का उन्होंने कर दिया और हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन कभी सीज फायर का उल्लंघन करते नजर आते हैं? क्योंकि साफ कह दिया पुतिन ने, बातचीत तभी होगी जब सारे छोटे छोटे बिंदुओं को जेलेंस्की यहां मानेंगे, समझौता व्यापक स्तर पर हो। आपका क्या टेक इस बाबत? देखिए, जेलेंस्की कभी भी एज अ पपेट जो वो हैं, वो कभी भी खुद के विचार आगे नहीं रख रहे हैं। हाँ। उनको खुद की सिर्फ पर्सनल वो चाहिए सिक्योरिटी, और वो कभी भी खुल के आपको ओपन दस्तावेजों में नहीं मिलेगी। उनके खुद के एसेट्स, उनकी खुद की फैमिली और उनकी कोठरी की जो उनको सिक्योरिटी और आगे जाने वाले जो दिन होंगे उसके अंदर उनके ऊपर कोई केस ना हो, उनके ऊपर कोई जाके जानलेवा हमला ना हो, ये सारे जो सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं, ये वो बिहाइंड द कर्टन ही बात करेंगे और इस सिक्योरिटी की गारंटी देने वाला यूएसए होगा जी। और यूएसए के थ्रू होगा यूके। बेसिकली मैंने आपको यही पॉइंट पहले भी कहा था कि सेफ हेवन जो दुनिया का है फॉर ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, वो यूके है। तो ये यूके के अंदर उनको बसाया जाएगा और उनको सिक्योरिटी भी दी जाएगी और वो कहीं गुम हो जाएंगे इस युद्ध के बाद। डेफिनेटली वो यूक्रेन के अंदर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि शायद उनके लोग, जब मैंने आपसे कहा, जब चिट्ठे पर्चे मांगेंगे, उनसे हिसाब लेंगे, तब वो हिसाब दे नहीं पाएंगे कि इतना पैसा गया कहाँ। और ये हमारी इस तरह से इकोनॉमिक हालत अगले कई सालों तक बंधुआ मजदूर की तरह जो नेशन चलेगा वो कैसे हो गई, जबकि आप हमें हमेशा दिलासा देते रहे कि हम बहुत अच्छे फाइट दे रहे हैं, हम बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। तो यूक्रेन क्या मानेगा? यूक्रेन वही मानेगा जो यूरोप को एक्सेप्टेबल होगा। अब यूरोप अपने घुटने कब टेकेगा? जब यूएसए जो है वो पूरी तरह से हाथ पीछे खींच लेगा। जैसे आपको अभी एम्बेसडर साहब और कटोच साहब दोनों ने बताया कि ये जो युद्ध हुआ ईरान का, इसके अंदर सारी मिलिट्री पावर जो है, क्योंकि इजराइल की प्रोटेक्शन प्राइमरी है आपके यूएसए के लिए, उन्होंने काफी सारा इक्विपमेंट का जो डाइवर्जन है वो किया है टुवर्ड्स ईरान वॉर। और आपका सिर्फ यूरोप की तरफ गया हुआ इक्विपमेंट ही नहीं, आपका एशिया के अंदर जो उनका एस्टैब्लिश्ड इक्विपमेंट था, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो आपका साउथ कोरिया में हो, वो भी उन्होंने ट्रांसफर करके इस युद्ध के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है जी। तो अब ऐसा हुआ है कि यूएसए के जो एसेट्स थे वो कमजोर हो गए हैं। यूएसए जिस वॉर को टच करता है, आसपास वहां पे आपका जो नेशंस को साथ में लेकर चलता है वो टॉक्सिक हो जाता है। मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर यूक्रेन वॉर देखेंगे तो ये एक्चुअल यूक्रेन वॉर हमेशा से जेलेंस्की से सामने सामने बैठ के कोई भी पीस कन्वर्सेशन करने से पुतिन ने इसलिए इनकार किया क्योंकि उनको पता है कि वो सिर्फ एक चेहरा है इस वॉर का। ये पुतिन वर्सेस
जेलेंस्की कभी नहीं था। ये बिल्कुल। हमेशा नेटो वर्सेस पुतिन था, और नेटो के अंदर सबसे बड़ी आवाज जो है वो है यूएसए की। जिस दिन यूएसए नेटो से निकल जाएगा, जी। या यूएस ने नेटो को बोल दिया कि अब ये वॉर खत्म है और हम नहीं लड़ेंगे, उस दिन नेटो को मानना पड़ेगा, यूरोपियन नेशंस को ये मानना पड़ेगा। तो ये जो सिक्योरिटी गारंटी है, इसलिए वो चाहते हैं कि पहले यूएसए के साथ उनकी बात पूरी हो, फिर उसके बाद एक बार यूएसए अपने पॉइंट्स जो है जेलेंस्की को फोर्स फीड कर दे कि ठीक है भाई, इस गारंटी के अंदर अंदर तुमको मिल जाएगा जो तुमको चाहिए, तुम आगे इस पे साइन करो। जब यूक्रेन साइन कर देगा, तब जो है यूक्रेन के साथ बैठ के, क्योंकि आफ्टर ऑल हेड ऑफ स्टेट तो वो हैं, चाहे वो उनको मानते हो ना मानते हो उनकी, चाहे ठीक है, उन्होंने कुल इलेक्शन करे हो या मिलाकर ना आप करे हो, तीनों का साइन यही लेके मानना है जाना। खास मेहमानों का कि आने वाले समय में रशिया यूक्रेन के जो बीच में युद्ध संघर्ष हुआ है और जो सीज फायर की जो बात सामने आ रही है, आने वाले समय में दोनों देश अब आगे इस संघर्ष को विराम देते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता सर आपका, श्रुतिदास जी आपका और ध्रुव कटोच सर आपका चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम अपने विश्लेषण को दर्शकों के सामने रखने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।